दोस्तों, क्या आपको पता है कि किस राज्य पर सबसे ज़्यादा कर्ज है? पंजाब। किस राज्य ने इस साल भी सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है? पंजाब। कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा फ्री की सेवाएं ले रहा है? पंजाब। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ के किसानों के सबसे ज़्यादा अनाज खरीदती है केंद्र सरकार? पंजाब। सबसे ज़्यादा आपको फ्री की चीज़ें दे रही है, आपके अनाज को सबसे ज़्यादा खरीद रही है, आपको बिजली फ्री और बहुत सारी चीज़ें हैं पंजाब में फ्री में मिल रही है। फिर भी सबसे ज़्यादा आंदोलन कहाँ के किसान कर रहे हैं? पंजाब। सबसे ज़्यादा अमीर कहाँ के किसान हैं? पंजाब। फिर भी सबसे ज़्यादा आंदोलन पंजाब के किसान कर रहे हैं। लेकिन आज कहानी पंजाब के किसानों की नहीं है, आज कहानी उस दूसरे राज्य के जो पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा है और फिर भी वह सबसे ज़्यादा फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है, और वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त तमिलनाडु में जो माहौल है, जो धाकड़ सियासत हो रही है, उसे समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने आज तमिलनाडु की सियासत को नहीं समझा तो 2024 के रिजल्ट के बाद आपको झटका लगने वाला है। तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी कहानी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। दोस्तों, तमिलनाडु में अब तक की जो राजनीति होती थी, एक तरफ डीएमके और दूसरी तरफ एआईडीएमके के नेता जयललिता और डीएमके के करुणानिधि। जयललिता और करुणानिधि दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, तो डीएमके के सेकंड इन कमांड जो पूरी की पूरी पार्टी आ गई उनके बेटे स्टालिन के हाथ में। लेकिन जयललिता की पार्टी का क्या हुआ? उनकी पार्टी बढ़ गई दो भागों में, एक ओपीएस और एक जो है पनीर सेल्वम। इन दोनों भाग में विपक्ष बटा हुआ टूटा हुआ था, तो डीएमके ने इसे भुनाया, सफलता हासिल की, लेकिन फिर से दौर बदलने लगा। आज की तारीख में एआईडीएमके का एक दल ओपीएस वह भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। तीसरी बात, वह छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे एमडीएमके, पीएमके, उनसे भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बात कर रही है बल्कि सीटों को लेकर समझौता भी हो रहा है। लेकिन उससे भी दिलचस्प कहानी दो कैरेक्टर को लेकर है। एक है फिल्म एक्टर विजयकांत, उनकी लोकप्रियता बहुत है। आप देखिएगा कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। विजयकांत की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत शुरू कर दी, या दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। एक और एक्टर है, वह है कमल हसन। कमल हसन आमतौर पर भाजपा के घोर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बयान दिया है, और उस बयान के बाद यह कहा जा रहा है कि कमल हसन का भी रुख बदल रहा है। अब वह भारतीय जनता पार्टी की ओर आने को आतुर है और शायद समझौते पर बातचीत भी शुरू हो गई है। तो तमिल राजनीति में फिल्म सितारों का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे करुणानिधि हो या जयललिता हो या उससे पहले एम.के. रामचंद्र साहब हो। इन सब का तमिलनाडु की राजनीति पर इन्फ्लुएंस रहा है। और आज तमिलनाडु की राजनीति में जो भी एक्टर है जो लोकप्रिय है और जिन एक्टरों ने अपनी पार्टी बनाई है, वह बीजेपी के साथ आने को तैयार है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई साहब है, उनकी पदयात्रा में बहुत भीड़ जुट रही है, और यह अप्रत्याशित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु की राजनीति में कोई वजूद नहीं है। 0 सीट है। कभी कभी 1-2 सीट जीत गए थे, लेकिन आज की तारीख में एक भी सीट नहीं है। अब उस पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी माना जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह ठीक बंगाल की तरह है, जहां बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक तरफ और सीपीएम कांग्रेस एक तरफ, लेकिन अचानक वहां से भारतीय जनता पार्टी उभरी और आज मुख्य विपक्षी दल बन गई है। तमिलनाडु में भी कुछ इस तरह हो रहा है। तमिलनाडु की राजनीति के बारे में कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके से लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन के रूप में मिल गई भारतीय जनता पार्टी और नेता के रूप में मिल गए के अन्नामलाई, और के अन्नामलाई को भविष्य का सीएम बताया जा रहा है। और के अन्नामलाई की इर्द गिर्द छोटी छोटी पार्टियां जुड़ना शुरू हो गई। तो कार्यकर्ताओं के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, कैंपेन के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से आज भारतीय जनता पार्टी और नैरेटिव के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई है।
अब यह सीट कितनी लाती है, सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार तमिलनाडु में जो मुख्य मुकाबला है वह डीएमके बनाम बीजेपी अलायंस के बीच में है और मुख्य मुकाबला स्टालिन बनाम भारतीय जनता पार्टी है। मुख्य मुकाबला पेरियार रीजनल पॉलिटिक्स बनाम एक भारत श्रेष्ठ भारत नेशनल प्राइड के बीच में है। तमिलनाडु के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं यह पता चलेगा लोकसभा चुनाव के बाद। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है, लेकिन जीरो से अगर 5-10 सीट भी आती है तो एक ग्राफ पता चलेगा कि यह किस ओर जा रहा है और यह आने वाले भविष्य का इशारा करेगी। याद रखिए, द्रविडियन राजनीति का जो एक एपिक सेंटर था वह तमिलनाडु था। तमिलनाडु जैसे राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है तो क्षेत्रवाद की राजनीति के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह लालू की राजनीति, मुलायम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति एक प्रतीक चिन्ह थी और उनका डाउनफॉल इन दोनों राज्यों में राष्ट्रवादी राजनीति का उभार का कारण बना, उसी तरह क्षेत्रवाद की राजनीति का जो आइडियल था वह था डीएमके। दक्षिण भारत का अस्तित्व, जो उसकी पहचान, उसकी अस्मिता को लेकर राजनीति करने वाली डीएमके का पतन होता है और अगर वहाँ कोई नेशनल पार्टी उभरती है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में जिस तरह गांव-गांव में स्वयंसेवक घूम रहे हैं यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि द्रविडियन राजनीति के घर में भारतीयता, राष्ट्रीय प्रथम, देशभक्ति वह अगर इस कदर छाई हुई है और वहाँ के लोग अगर सनातन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सेंगोल, रामेश्वरम आदि की बात कर रहे, वाराणसी तमिल संगम की बात कर रहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तमिलनाडु की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं कि अगर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है तो दक्षिण भारत की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। खासकर कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजनीति पर आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।